नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, किसी भी देश का नेतृत्व अगर अहंकारी हो, अपने आप को सर्वज्ञ मानता हो, सबसे बुद्धिमान मानता हो और ये सोचता हो कि वही सबसे बेहतर सोच सकता है, उसी के पास सारे आइडिया होते हैं और वो आइडिया ऐसे नायाब होंगे कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, तो फिर उस देश का विनाश होना, उस देश की बर्बादी तय मानी जा सकती है। हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में कि किस तरह से अमृतकाल एक विषकाल के रूप में तब्दील हो गया है एक खराब नेतृत्व की वजह से, और हम इसको विश्व स्तर पर देख रहे हैं अमेरिका के नेतृत्व के रूप में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से अमेरिका के हितों पर चोट पहुंचा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाने के चक्कर में उसे सबसे फिसड्डी बना रहे हैं और जिसको वो महान नहीं बनने देना चाहते हैं, जिसकी प्रगति को, विकास को रोकने के लिए तमाम ताकत लगा रहे हैं, उनकी नीतियों की वजह से वही महान बनता जा रहा है। मैं उनके अभियान द मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहा हूँ। वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, ऐसा वो लगातार कहते रहे हैं और उन्होंने मागा के इस एजेंडे पर चुनाव जीता। मागा का एक पूरा क्राउड है जो उनका समर्थक है, अंधभक्त है, और अब हम देख रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दरअसल चीन को ग्रेट बना रहा है। जो आंकड़े आ रहे हैं, जो लक्षण देखे जा रहे हैं, पूरी वैश्विक राजनीति में जो बदलाव नज़र आ रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों की वजह से पूरी दुनिया उनसे दूर हट रही है और वो चीन के साथ जा रही है। चीन से अपने दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपने व्यापारिक रिश्तों को ठीक कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो अमेरिका के खास मित्र होते थे, वो भी चीन का रुख कर रहे हैं। मैं यूरोप के कई देशों की बात कर रहा हूँ, बल्कि अमेरिका की भी बात कर रहा हूँ कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अभी हाल में चीन गए और उन्होंने एक बड़ा समझौता किया, वहाँ व्यापारिक समझौता किया, जिसकी वजह से ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। देखिए, अमेरिका और कनाडा एक मॉडल था, जो एक आपस में एक उन्होंने एकीकृत बाज़ार बनाया था, खुला बाज़ार, खुली सीमाओं के तहत वो व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे और उसके फ़ायदे दोनों को मिल रहे थे। लेकिन ट्रंप की नीतियों ने उस व्यापार पर एक बड़ा धक्का लगाया जब उन्होंने कनाडा पर टैरिफ लगाया और कनाडा के बारे में उल जलूल बातें की कि वो अमेरिका का 51वां राष्ट्र बन जाए। वो कनाडा के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने की कोशिश की उन्होंने, और उसके बाद से कनाडा ने एक दूसरी दिशा अख्तियार कर ली और उसने चीन के साथ अपने रिश्ते बना लिए, और मार्क कार्नी ने उस रिश्ते को एक नई दिशा दे दी, एक नई ऊंचाई दे दी, जो संकेत देती है कि अमेरिका के साथ कनाडा के रिश्ते कितने खराब हो चुके हैं। तो कनाडा, जो अमेरिका का बहुत ही करीबी मित्र था हर लिहाज से, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे इंटेलिजेंस का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, इन सब मसलों पर वो बहुत करीब था, वो अब बिल्कुल अलग दिशा पकड़ चुका है। अभी यूरोप के कई देशों ने चीन के दौरे किए हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने हाल में बीजिंग का दौरा किया। ध्यान रखिए, दक्षिण कोरिया अमेरिका का एलाई है, दक्षिण कोरिया में अमेरिका के अड्डे भी हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया भी ट्रंप की रणनीति को देखकर, ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी को देखकर चीन का रुख कर रहा है और बीजिंग जा रहा है। मैंने यूरोपीय देश की भी बात की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जनवरी में बीजिंग जाने वाले हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी अगले महीने चीन जाएंगे। भारत तो इसके पहले से ही चीन से रिश्ते बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है और पिछले 4-5 सालों में कई गुना ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। ट्रंप के दबाव की वजह से वो और उसने गति पकड़ ली है। तो भारत, जिसको ट्रंप सोच रहे थे, या अमेरिका की जो रणनीति थी, उसके सामरिक नीति, उसमें वो भारत को अपना एक महत्वपूर्ण
साझीदार मानते थे और मानते थे कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत का इस्तेमाल करेंगे। अब वो भारत उनसे दूर हट रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार इस तरह का संकेत नहीं दे रही है और यह अभी भी उसे उम्मीद है कि अमेरिका से उसके संबंध सुधर जाएंगे और चीन से उस तरह से दोस्ती करना संभव नहीं है, क्योंकि चीन ने हमें कई बार धोखा दिया है या चीन के साथ कई बार जंग हो चुकी है और चीन पाकिस्तान के साथ भी मिला हुआ है। तो इस लिहाज से उससे वो संबंध नहीं बन रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि किस तरह से दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि हो रही है। बल्कि इसे उस तरह से भी कहना चाहिए कि भारत की निर्भरता चीन पर लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि व्यापार एक तरफा ज़्यादा हो रहा है। चीन से हम आयात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात बहुत थोड़ा कर रहे हैं। लगभग 120 बिलियन डॉलर का अगर व्यापार हो रहा है तो हमारा निर्यात केवल 17 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो चीन के साथ बहरहाल संबंध बेहतर हो रहे हैं भारत के भी, और वो दूरी वहाँ से भी बढ़ रही है। तो ट्रंप के टैरिफ वार ने, जिसे वो अपना बहुत बड़ा हथियार मानते हैं, इन तमाम देशों को एक एक करके अपने से दूर कर लिया है। आप जानते हैं कि सत्ता में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने सैकड़ों आदेश जारी कर दिए, व्यापार युद्ध छेड़ा, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाला, बड़े पैमाने पर लोगों को देश से निकाला और यमन, ईरान, नाइजीरिया पर बमबारी की, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करके न्यूयॉर्क ले आए और अब ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर हमला करने की योजना उनकी है ही। तो इस तरह से उन्होंने पूरे वैश्विक धरातल पर अमेरिका को एक अनिश्चित रणनीति वाला और व्यापारिक नीति वाला देश बना दिया है, जिससे दुनिया के अधिकांश देश उस पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ट्रंप कब क्या कर बैठेंगे, ये उनकी समझ से बाहर है। और ट्रंप जब अपने ही मित्रों को नहीं छोड़ रहे हैं तो भला वो उनके साथ कैसे आगे चल सकते हैं। अब देखिए, मैंने बात की थी कि ट्रंप की वजह से कैसे चीन महान बन रहा है या अमेरिका से और तेज़ी से आगे निकल रहा है। अगर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में अपना बहुमत कायम रखते हैं और अगले जो 3 साल हैं वो इसी तरह से सक्रिय रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो अमेरिका का दिवाला निकाल देंगे, या यूँ कहें कि अमेरिका का बहुत भारी नुकसान करेंगे और चीन को उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। ये जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण उन्होंने बना दिया है वो सारा चीन के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि अमेरिका से लोग हट रहे हैं और उन्हें किसी विकल्प की तलाश है। विकल्प क्या है? केवल चीन है। चीन के पास सब कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, नई टेक्नोलॉजी में भी वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसके पास अब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी है। दूसरी दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तो है ही, वो 19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और यूरोप को कहीं ना कहीं तो ठिकाना चाहिए और दूसरे देशों को भी, जैसे दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है, रूस तो चीन के साथ जुड़ा ही हुआ है और भी बहुत सारे देश चीन का रुख कर रहे हैं। तो इस सब का असर है। आप देखिए कि चीन ने इस साल ट्रेड सरप्लस दूसरी बार भी 1 ट्रिलियन डॉलर के पार कर गया है। पिछले साल भी 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का ट्रेड सरप्लस था। ट्रेड सरप्लस मतलब जितना आप निर्यात करते हैं और जितना आयात करते हैं उसका अंतर। अगर निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है तो वो ट्रेड सरप्लस कहा जाएगा। और चीन का ट्रेड सरप्लस पिछले साल भी 1 ट्रिलियन डॉलर था, इस साल और उसमें इजाफा हुआ है तकरीबन 15% का, वो 1.20 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है। तो ये रिमार्केबल अचीवमेंट है। उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 5% के आसपास है और हालांकि ये अभी पिछले कुछ दशकों में के हिसाब से देखें तो कम है,
लेकिन वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि उसकी 5% की ग्रोथ रेट भी भारत की 10% की ग्रोथ रेट से ज़्यादा मानी जाएगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत है। और इंडिया की जो अर्थव्यवस्था आप जानते ही हैं कि सरकार क्लेम करती है $4 ट्रिलियन के आसपास, लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं वो मानते हैं कि 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की हमारी अर्थव्यवस्था है। यानी आप मान लीजिए कि 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था, 5 से 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। तो ये जो डेवलपमेंट है चीन को और महान बना रहे हैं, और वो धीरे धीरे करके अपनी पकड़ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बना रहा है। चूँकि अर्थव्यवस्था पर जिसकी पकड़ होती है वो बाकी चीज़ों पर भी पकड़ बना लेता है। मिलिट्री के मोर्चे पर भी अब चीन कोई कमज़ोर देश नहीं है। बेशक वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो युद्ध में जा ही नहीं रहा है। उसकी एक बहुत ही समझदारी भरी पॉलिसी कहना चाहिए कि वो सारे युद्धों को अवॉइड कर रहा है। कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं, कहीं कोई कब्जे की कोशिश नहीं। ताइवान को वो धमकाता रहता है, लेकिन उसने अभी तक हमला नहीं किया है। शायद वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा होगा, तब करे भी, लेकिन अभी वो किसी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है उसको युद्ध के जंजाल में नहीं फंसाना चाहता है, और इसलिए वो युद्धों से बचकर चल रहा है। वेनेजुएला पर हमला होता है, वो केवल ज़बानी जमा खर्च करता है। ईरान पर हमले की बात उठती है, कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे वो चीन निशाने पर आए। तो वो तमाम जगहों पर पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, वो कूदा नहीं, उसने पाकिस्तान की मदद की। इस तरह से वो अपने सहयोगियों की मदद तो कर रहा है, हथियारों के ज़रिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक समर्थन के ज़रिए या बीच बचाव के ज़रिए, लेकिन उनकी तरफ से युद्ध में नहीं कूद रहा है। तो ये इसके ठीक विपरीत अमेरिका बार बार युद्धों में घुस जाता है, बार बार वो हस्तक्षेप करता है, और उसकी जो सामर्थ्य है वो इसी सब में जाया होती रहती है, और जो इकोनॉमी का फोकस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और ट्रंप के कार्यकाल में ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार ये देखने में आ रहा है कि ट्रंप की पॉलिसी की वजह से पूरी स्थितियां बदल गई हैं, और अब सारा जो लाभ है ये बदली हुई परिस्थितियों का वो चीन उठा रहा है। सब चीन की तरफ मुड़ रहे हैं, और चीन जो है एक तरह से लीडर बन गया है, अघोषित लीडर, दुनिया का अघोषित लीडर बन गया है या बनता जा रहा है। अगर ये पूरी दुनिया भर के देश उसकी तरफ रुख कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी लीडरशिप स्टेब्लिश हो जाएगी। अभी भी हो रही है। इकोनॉमिक लीडरशिप तो लोग मान रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि अमेरिका का अब पतन चल रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। अमेरिका ये जो सुपर पावर के रूप में था उसका पतन हो रहा है, और ट्रंप उस पतन को और तेज़ कर रहे हैं। अगर पहले ट्रंप के पहले ये पतन 10 से 15 साल में होना था, तो ट्रंप के आने के बाद उससे आधे समय में भी ये संपन्न हो सकता है। और जिस तरह से ट्रंप ने अपने दुश्मनों की फौज बढ़ाते जा रहे हैं, अब देखिए ग्रीनलैंड के सवाल पर हो या बोर्ड ऑफ पीस के सवाल पर हो, उन्होंने जिस तरह से यूरोप का से पंगा लिया है, फ्रांस के राष्ट्रपति पर अटैक किया है, टैरिफ की धमकी दी है, ये तमाम चीज़ें हैं जो अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना देती हैं, और दोस्तों के दिमाग में ये संदेह भर देती हैं कि इस आदमी का या इस देश का क्या भरोसा। ठीक है कि पूरी दुनिया ये 2026 के नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन का इंतज़ार कर रही है कि उसमें क्या होता है। उसके बाद फाइनली ट्रंप से कैसे निपटना चाहिए वो देखा जाएगा। लेकिन नवंबर तक भी अभी 10 महीने का अंतराल है, और 10 महीने में एक साल में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा भूचाल ला दिया है, वो 10 महीने में और पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में हैं। वो उन्हें लग रहा है कि उनके पास एक ही टर्म है, इसके बाद तो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, फिर से राष्ट्रपति भी नहीं बन सकते हैं, और इस टर्म में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। और ये जो मिड टर्म इलेक्शन का दबाव उन पर है,
क्योंकि सारी रेटिंग उनके खिलाफ जा रही हैं, उनकी लोकप्रियता गिर रही है और उनके हर मूव का अब विरोध हो रहा है। चाहे ग्रीनलैंड का मामला हो, चाहे वेनेजुएला का मामला हो, अमेरिकी ही उनका विरोध करने उतर पड़े हैं। और अभी जिस तरह से आईसीई के एजेंट प्रवासियों को बाहर निकालने के और पकड़ने के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, बर्बरता दिखा रहे हैं, उससे एक नई किस्म की वहाँ पर और नए किस्म का असंतोष पैदा हो गया है। और वो दिख रहा है कि कहीं उसकी वजह से कोई सिविल वार जैसी नौबत अमेरिका के अंदर पैदा ना हो जाए। राज्य जहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में है, उससे ट्रंप का टकराव चल रहा है। हर दिन कोई ना कोई खबर आती है टकराव की। तो अमेरिका अंदर से ही पूरा अव्यवस्थित हो गया है। आपको कमोबेश ये भारत जैसी सिचुएशन लग रही होगी, जहां विपक्षी शासित जो राज्य हैं उनके साथ केंद्र सरकार भेदभाव करती है, उनको परेशान करती है, एजेंसियों के ज़रिए, तोड़ फोड़ के ज़रिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है, उनके फंड नहीं देती है। यही कमोबेश अमेरिका में भी हो रहा है, ट्रंप कर रहे हैं और इसकी वजह से वहाँ भी टकराव बढ़ रहा है। तो ट्रंप अंदरूनी रूप से अमेरिका को अस्थिर कर रहे हैं महान बनाने के नाम पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा कर दी है, जिसकी वजह से तमाम देश उनसे दूर हट रहे हैं, अमेरिका से दूर हट रहे हैं। और अगर नाटो टूट जाता है ग्रीनलैंड के सवाल पर, तो ये चीन के लिए इससे खूबसूरत बात, इससे फ़ायदेमंद बात कोई और हो ही नहीं सकती है। क्योंकि नाटो की वजह से जो दूसरे बड़े मुल्क हैं थोड़ा सा चिंता में रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, क्योंकि नाटो के रूप में एक बड़ी शक्ति है पश्चिमी देशों की, लेकिन वो अगर छिन्न भिन्न होती है तो ये रूस के लिए भी फ़ायदेमंद है और चीन के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो उसका भी इंतज़ार चीन कर रहा होगा, और वो हो जाता है तो फिर आप मान लीजिए कि चीन ही महान होगा, चीन ही महान बनेगा। अमेरिका की महानता गड्ढे में चली जाएगी और इसके लिए और कोई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार होंगे, उनकी नीतियां जिम्मेदार होंगी, उनकी अक्खड़ मिजाजी जिम्मेदार होगी, उनका पागलपन जिम्मेदार होगा। और जो कुछ उन्हें कहा जा रहा है माफिया, गैंगस्टर्स, तमाम जो उनको ये मिल रहे हैं विशेषण, वो सब सही साबित हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।